नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। वर्ण विचार जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण हम उसको कहते हैं यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। यानी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते तो उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे राम शब्द के अगर हम टुकड़े किए जाए तो वो रा प्लस मैं है। यदि रा और मैं के भी हम टुकड़े करें तो वो हो जाएगी र प्लस आ प्लस र प्लस अ। अब यदि हम र प्लस आ प्लस म प्लस अ के भी अगर टुकड़ा करने चाहें तो ये संभव नहीं है और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि इसी को ध्वनियाँ भी कहा जाता है, तो इसी को वर्ण भी कहते हैं। अब है, यह ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, यानी कि वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो यहाँ एक नंबर है, सॉरी एक नंबर लगाना है, स्वर। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं कि स्वर किसको कहते हैं। यानी कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वह स्वर कहलाते हैं और ये 11 होते हैं। यानी कि स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे, और इनकी संख्या 11 है और वो है अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 है वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर के भी दो भेद होते हैं। दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी कि ह्रस्व स्वर को, छोटे जो स्वर होते हैं उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि उसको बड़े स्वर माना जाता है। तो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अपेक्षाकृत का मतलब हो गया जो दूसरे स्वर है उनसे थोड़ा कम समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे स्वर कहते हैं। और ये 4 होते हैं और इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। और ये 4 होता है अ, ई, छोटा ऊ और री। ये ह्रस्व स्वर है और इसको मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी कि जो मूल स्वर है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये 7 होते हैं, यानी कि 4 ये मूल स्वर हो गए तो पीछे 11 में से 4 गए तो पीछे 7 बचे और वो 7 होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हो गए 2 प्रकार स्वरों के। दूसरा है व्यंजन। यानी कि स्वर तो हमने पढ़ लिए, अब है व्यंजन। व्यंजन होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। और व्यंजन हम उसको कहते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। और मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। यानी कि जो मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। जैसे मैंने क लिखा, क एक व्यंजन है, इसको मैं व्यंजन को अगर लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा। और इसके साथ में इसको हम बोल नहीं सकते, इसके साथ में अगर मैं अ मिला दूंगा स्वर को तो ये बन जाएगा क। अब मैं इस क को मैं बोल सकता हूँ, इस ध्वनि को हम मैं बोल नहीं सकता। बिना स्वर की सहायता से कभी भी वर्ण को, जो व्यंजन होता है उसको बिना स्वर की सहायता से कभी भी नहीं बोला जा सकता। अगर हम उसकी सहायता लेंगे इस स्वर की तो ही उसको हम बोल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 33 कौन कौन से हैं। यानी कि क, जो क वर्ग है वो सब होता है क ख ग घ ड़। च वर्ग है वो होगा च छ ज झ ञ। ट वर्ग है वो होगा ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। और य र ल व स स ह। ये जितने भी ये 33 है तो ये हो जाएंगे व्यंजन। यानी कि कुल वर्ण है वो हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, दोनों हो जाएंगे 44। तो टोटल वर्ण हो गए 44 हो गए। यानी कि 11 तो स्वर हो गए और 33 व्यंजन, दोनों को मिला करके टोटल वर्ण हो गए वो हो गए 44। तो ये थे स्वर और व्यंजन। अब है उच्चारण के स्थान पर स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है।
तो वो हम पहले देख लेते हैं। यानी कि जो क वर्ग जो व्यंजन है, यानी कि एक तो वर्ग हो गया, ये क वर्ग यानी कि क क के अंदर जितने भी 5 वर्ण होते हैं वो उसका वर्ग कहलाता है। च के 5 जो वर्ण होते हैं वो च वर्ग कहलाता है। ट के जो 5 वर्ण होता है वो ट वर्ग कहलाता है। और त का जो 5 वर्ग जो वर्ण होते हैं वो त वर्ग। और प के जो 5 प, फ, ब, भ में ये 5 होते हैं वो प वर्ग कहलाते हैं। इसको वर्ग में बाँटा गया है। अब है व्यंजन और उच्चारण स्थान और नाम। यानी कि ये जो व्यंजन और स्वर दोनों ही दिए हुए हैं, इसके उच्चारण स्थान कौन-कौन से हैं, तो वो हम यानी कि हम कैसे बोलते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यानी कि पहले है क वर्ग यानी कि ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़ यानी कि पूरा क वर्ग। और उसके बाद में विसर्ग ह, जो हम विसर्ग लिखते हैं इसको ह की ध्वनि के रूप में बोला जाता है वो। और ये होते हैं कंठ, यानी कि इनकी जो ध्वनि होती है वो कंठ से, यानी कि हमारा जीभ का जो घर्षण होता है वो कंठ के साथ में होता है, तो इसको कंठ से उच्चारण होने के कारण इसको कंठ्य कहा जाता है। दूसरा च वर्ग यानी कि छोटी बड़ी च छ ज झ ञ और य और स संकर वाला, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है, इसलिए इसको तालु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ ण। उसके बाद में ढ री ड़ ढ री स यानी कि षटकोण वाला। और र, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा से होता है। मूर्धा का मतलब तालु से थोड़ा नीचा और दांतों से थोड़ा सा ऊपर, जो दांतों के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से हमारे जीभ का घर्षण होता है, तो इसलिए उसको मूर्धन्य व्यंजन यानी कि मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट है त वर्ग त थ द ध न और ल और श, इसका जो हमारा जीभ का जो स्पर्श होता है वो दांतों से होता है, इसलिए इसको दंत्य वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है प वर्ग प फ ब भ म और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका जो स्पर्श होता है हम होठों से इसकी ध्वनि निकलती है, यानी कि दोनों होठों से हम स्पर्श होने पर इसकी ध्वनि निकलती है, इसको इसे ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। यानी कि ये हो जाएंगे ओष्ठ्य वर्ण। उसके बाद में ए और ऐ बच गया, इसको कंठ व तालु दोनों के सहयोग से बोला जाता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। वह को दांत व ओठ दोनों के सहयोग से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य कहा जाता है। नेक्स्ट ओ और औ है, इसको हम कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, कंठोष्ठ्य कहा जाता है। तो ये था इसका उच्चारण के स्थान के अनुसार इसका वर्गीकरण। उसके बाद में नासिकीय व्यंजन, इसको इसी के अंदर जो विभाजन है, जो पंचम वर्ण होते हैं उसको नासिकीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ध्वनि हमारे नाक से निकलती है, तो नासिकीय व्यंजन हो जाएंगे। यानी कि जो क वर्ग है उसका पंचम वर्ण यानी कि ड़, और उसी के साथ में च जो वर्ग है उसका लास्ट जो पंचम वर्ण है वो य। इसी प्रकार तय कर्ण न और जो पे वर्ग का जो लास्ट जो पंचम वर्ण है मैं, यानी कि ड य ण न और म है, इसको पंचम वर्ण को हम इसका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ यानी कि ड़ का कंठ से हो जाएगा, य का तालु से, ण का मूर्धा से, न का दांत से और मैं का ओष्ठ से स्पर्श से होता है, तो इसे नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी ध्वनि होती है वो एक अंदर से निकलती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि अंदर से ध्वनि निकलती है, इसको इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में है उसम व्यंजन यानी कि जो स होते हैं और ह, तीनों स और ह, इसको हम उसम व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बोलते समय एक गर्म सांस बाहर निकलती है, इसलिए इसको उसम व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में है 3 स होते हैं, इसका उच्चारण हम अलग अलग यानी कि हम इसको एक ही प्रकार से बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण के स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग लिखते हैं। जो पहले से संकर वाला होता है उसका जो उच्चारण करते हैं तो वो हमारी जीभ होती है वो तालु से टच होती है, तो ये जो सशंकर वाला होती है वो तालु से, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर हम आते हैं तो जो से शलगम वाला होता है उसका उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा से होता है, तो इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। और से होता है यानी कि से सड़क वाला होता है, इसका होता है जो हमारी जीभ, इसको बोलते से हमारी जीभ है वो दांतों से टच होती है, तो इसको दांतों के साथ में घर्षण होता है। ये तीनों से के अंदर अंतर होता है कि एक जो पहला से है वो तो बोला जाता है तालु
तालु से, यानी कि हमारी जीभ तालु से टच होती है। दूसरा स है, इसको बोलते समय हमारा जो जीभ है वो मुर्दा से, और तीसरा जो स है सड़क वाला है, इसको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों से टच करती है। तो इस आधार पर इसका अलग-अलग लिखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर, यानी जो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये होते हैं, ये कभी भी वर्ण नहीं है, क्योंकि इसको हम अक्षर कहेंगे, क्योंकि ये वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये इसको वर्ण नहीं कहेंगे, ये अक्षर है, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। जो क्ष होता है वो बना होता है क, स और अ, यानी कि क वर्ण, स वर्ण और अ वर्ण से मिलकर के क्ष बनता है। अगला है त्र है, जो त, र और अ वर्णों से मिलकर के बना होता है। ज्ञ है, वो ज, य और अ वर्ग से वर्णों से मिलकर बना होता है। और श्र है, वो स, र और अ वर्णों से मिलकर के बना होता है। ये चारों के चारों संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में हम ज्ञ है, ज्ञ को यदि लिखते तो ऐसे हैं, अगर वर्णों का जो इसका जो संयुक्ताक्षर होते हैं इसको ऐसे करते हैं, लेकिन आजकल इसको उच्चारण ज्ञ के रूप में किया जाता है, तो इसलिए इसको ज्ञ, य और ग प्लस य प्लस अ भी लिखते हैं, यानी कि ज्ञ की तरह भी अब होने लगा है इसका प्रयोग, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये था आज का हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है, वर्ण विचार। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।